गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फॉरेन ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। ये क्लास 6 की हिस्ट्री सीरीज चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन समझाना चाहूँगी। ये 100 BC से लेके 300 AD तक की बात है। मतलब यहाँ पे मान लो ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो को हम मानते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ यहाँ। ठीक है, इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसको हम लोग लेते हैं ज़ीरो। और इसके पहले का जो टाइम है वो बिफोर क्राइस्ट है। मतलब यहाँ पे अगर 100 BC बोल रहा है तो इस ज़ीरो से 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात कर रहा है ये। और 300 AD बोल रहा है, मतलब इनके जीसस क्राइस्ट के जन्म के 300 साल बाद तक की बात कर रहा है, मतलब 300 AD। अभी कौन सा AD चल रहा है? तो 2025 AD चल रहा है। तो ये कब की बात बता रहा है? तो 100 BC से लेके 300 AD तक की बात बता रहा है। तो इसमें सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है अंजलि और राजू से। अंजलि और राजू अपने स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाने के पहले उन्होंने नोटबुक खरीदा एक स्टेशनरी शॉप से। वहाँ उनकी टीचर भी मिल गई। तो अब वो टीचर, अंजलि और राजू तीनों मिलके स्कूल जाने लगे। तो रास्ते में उन लोग बात किए होंगे कुछ कुछ। तो जब वो जा रहे थे तो उनकी जो टीचर थी वो उनसे पूछी कि वाह, आपका बैग तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कहाँ से खरीदे? तो अंजलि बताई कि दीदी, ये हमारे पापा ने लाया था रायपुर से। रायपुर जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, तो रायपुर से लाया था हमारे पापा ने, ऐसा अंजलि ने बताया। तो टीचर उसके बैग को देखी एकदम केयरफुली और बोली कि अरे, ये लेबल तो किसी कंपनी का है, देखो तो ज़रा। फिर उनको पता चला कि अच्छा, ये तो कलकत्ता से बना है। तो अंजलि और राजू भी सरप्राइज हो गए। अच्छा, तो क्या कलकत्ता से इतने दूर से हमारा सामान आया है? ऐसा वो सरप्राइज हो गए। फिर टीचर बोली कि उस शॉप की तरफ देखो, सी देयर आर सो मैनी शॉप्स। देखो, यहाँ बहुत सारे दुकान हैं और बहुत सारे चीज़ें भी बिकती है। और ये चीज़ों को कौन बनाता है? पीपल लिविंग इन डिस्टेंस विलेज। मतलब बहुत दूर दूर के जो विलेज और सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उसको बनाते हैं, और जो बिजनेसमैन रहते हैं वो उन चीज़ों को यहाँ ला के बेचा करते हैं। तो राजू पूछा, दीदी, आर फॉरेन गुड्स ऑल्सो अवेलेबल हियर? मतलब क्या हमारे देश के बाहर के सामान भी यहाँ आते हैं? तो टीचर बोली, हाँ, हमारे कंट्री में सिर्फ हमारे ही कंट्री का नहीं बल्कि चाइना, जापान, अमेरिका, यहाँ के भी गुड्स आते। अंजलि को पिछला वाला चैप्टर याद आया कि जब अशोका के टाइम था, अशोका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो वो पूछी कि क्या अशोका के टाइम में भी ट्रेड होता था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री बिजनेस होता था क्या? तो उनकी टीचर बोली कि हम ये सब बातें स्कूल चल के क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखते हैं अपन। फिर जब क्लास स्टार्ट हुआ तो वो टीचर बताने लगी कि पहले के टाइम में बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे अशोका के टाइम में, और उनको क्या बोलते थे? श्रेष्ठी या सेठी बोलते थे। और इसी सेठी वर्ड से ही सेठ का उत्पन्न हुआ है। जो अभी दुकान में बोलते हैं ना सेठ जी, जो जेठालाल सेठ है ना, नट्टू काका का, वैसा ही। तो वो सेठ वर्ड कहाँ से आया? सेठी वर्ड से आया, जो कि अशोका के टाइम पे चलता था। तो वो सेठ लोग क्या करते थे? बहुत दूर दूर के प्लेस जाते थे और वहाँ से गुड्स कलेक्ट करते थे। गुड्स मतलब सामान कलेक्ट करके लाते थे, जैसे कि पियर्स, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, जो भी उनको मिल गया, सैंडल, टिम्बर, एनिमल स्किन, ये सब को उन लोग सस्ते दाम पे खरीदते थे और यहाँ आके बेचा करते थे। वो ये सब गोल्ड वगैरह है ना, उसको सदर्न स्टेट मतलब साउथ के स्टेट से खरीदते थे और उनको बेचते थे। ब्यूटीफुल पॉट्स, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स और कॉपर जो यहाँ से ले जा रहते थे वो उसको वहाँ बेचते थे और वहाँ का सामान यहाँ लेके खरीद के आते थे। पर पहले के टाइम में तो ट्रेन या बसेस नहीं हुआ करती थी, तो कैसे ट्रांसपोर्ट किया करते होंगे उन लोग अपना गुड्स? तो उन लोग किसका यूज़ करते थे? ऑक्सन, डंकीज़, हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये सब का यूज़ करके, मतलब इन लोग में सामान लाद के उन लोग ले जाते थे। तो जैसे उन लोग जब जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, तो विलेजेस से होके और जंगल से होके जाते थे। तो दिन में उन लोग चलते थे और रात को एक कैंप बना के वहीं ठहर जाते थे। पर अगर वो कोई मतलब रेगिस्तान को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो दिन में उन लोग रेस्ट करते थे और रात को ट्रैवल करते थे, क्योंकि हम जानते हैं दिन में तो रेगिस्तान में बहुत गर्मी रहती है ना। तो
उन लोग रात में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब उन लोग ट्रैवल करते थे और दिन में रेस्ट करते थे। दे हैड टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस डेंजर्स ऑफ रॉबर्स। उनको जब वो जाते थे ट्रेडिंग करने तो बहुत संभल के रहना पड़ता था, क्योंकि हो सकता है चोर मिल जाए रास्ते में, हो सकता है फ्लड आ जाए, स्ट्रॉम आ जाए, तो ये सब के लिए उन लोग पूरे प्रिपेयर होके जाते थे। दे वुड halt इन और स्टे आइदर इन इंस और बुद्धि। मतलब इसमें बोल रहा है कि जब रास्ते में वो लोग थक जाते थे तो या तो वो इंस में रुकते थे, इंस मतलब बोल सकते हैं कि होटल, होटल में रुकते थे, या तो फिर जो भी बुद्धिस्ट का मठ रहता था ना वहाँ रुकते थे। इस तरीके से वो अपना आइटम सिटी में सेल करते थे और वहाँ से जो भी चीप आइटम्स रहता था उसको खरीद लेते थे ताकि वो दूसरे जगह जाके उसको सेल कर पाए। कोई कोई ट्रेडर्स तो सी रूट्स भी से भी जाते थे, जैसे उनको अगर इंडोनेशिया जाना है तो देखो मैप में देखो, ये देखो अगर इंडिया से उनको इंडोनेशिया जाना है ना तो उन लोग क्या करते थे, ये जो पूरा सी है इंडियन ओशन, तो यहाँ तक सी रूट लेके भी ट्रेडिंग करने या बिजनेस करने जाते थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो ये चिड़िया भी उड़ के ट्रेडिंग करने जा रही है हाँ, तो इवन इन दोज डेज रिच पीपल वुड पे हैंडसम प्राइस टू पोजेस इम्पोर्टेड आइटम्स। उस समय भी जैसे आज के टाइम में इम्पोर्टेड आइटम जो फॉरेन से हम लोग मंगाते हैं वो बहुत ही महंगा बिकता है ना, तो उस समय भी लोग महंगे महंगे इम्पोर्टेड आइटम्स खरीदा करते थे। द शेट्टीज अर्न अ गुड प्रॉफिट। इससे क्या होता था कि जो भी बिजनेसमैन रहते, जो भी सेठ सेठ रहते थे, उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ करता था। उस प्रॉफिट से क्या करते थे उन लोग, कंस्ट्रक्ट ह्यूज हाउसेस, बड़े बड़े घर बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे अपने गॉड्स के लिए, या बुद्धिस्ट टूपास में चैरिटी मतलब डोनेशंस भी दिया करते थे। फिर अंजलि पूछी कि क्या अशोका के जाने के बाद भी ट्रेड हुआ करता था, तो टीचर बोली हाँ ट्रेड ऑफ कोर्स हुआ करता था और वो तो बढ़ भी गया था। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ग्रीस के रूलर्स और ईरान के रूलर्स सब नॉर्थ वेस्ट वाले पंजाब वाले साइड में आ गए थे ना, तो वैसे ही उनके ट्रेडर्स और मैसेंजर्स भी यहाँ आने लगे और इंडियन ट्रेडर्स बाहर जाने लगे, तो ट्रेड इससे और बढ़ता ही गया। जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो इस वाली रीजन में मगध मगध को कौन रूल करने लग गया, सुंग डायनेस्टी रूल करने लग गया। और साउथ में कौन आ गया, सातवाहन डायनेस्टी आ गया। ठीक है, और ये जो नॉर्थ वेस्ट है ना, यहाँ पे ग्रीक के रूलर्स आ गए, ग्रीक के जिसमें कि शक और कुषाण रूलर्स आ गए थे, मतलब शक डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी आ गया था, जिसमें का कनिष्क, जो कनिष्क राजा है वो सबसे पावरफुल था। उसका जो एम्पायर था वो कहाँ से, दरिया इन सेंट्रल एशिया, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया, तो इधर कहीं पे दरिया हुआ करता था, यहाँ से लेके पूरा अवध तक फैला हुआ था। मतलब कितना बड़ा एम्पायर रहा होगा कनिष्क का, तो ये इतना पूरा एरिया कनिष्क का था। ठीक है, फिर बहुत सारी ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ ट्राइब्स रहा करती थी ना, तो वो जो उनका ट्राइब था उन्होंने इन्वेड किया नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे इस जगह में वो इन्वेड किए मतलब अटैक किए, है ना, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में अटैक किए, तो उससे उनका एम्पायर कहाँ कहाँ को टच करने लग गया, ये इंडिया थोड़ा सा पार्ट, पाकिस्तान थोड़ा सा पार्ट, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब उसके एम्पायर में इंक्लूड होते गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो ट्रेड है इंडिया के साथ दूसरे जो कंट्रीज़ है उनका ट्रेड बढ़ता ही गया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये फिर एक ही रीज़न हो गया, इसे मतलब दूसरे कंट्री में जाने के लिए इन लोग को वीज़ा नहीं लेना पड़ता था। और बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, जो भी संत थे बुद्धिज़्म वाले, उन लोग ने अपना बहुत सारे मठ का भी स्थापना इस रीजन में किया था। अब देखो ये जो चाइना है और यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, तो इन दोनों के बीच ये जो सिल्क रूट हुआ करता था, इसको सिल्क रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही सिल्क की ट्रेडिंग हुआ करती थी, इसलिए इसको सिल्क रूट बोलते थे। ठीक है, तो चाइना से लेके ये थोड़ा सा पार्ट इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी, ये सब से होता हुआ वो मेडिटेरियन सी को टच किया करता था। मतलब उस सिल्क रूट से हमें पता चलता है कि इंडियन ट्रेडर्स और
जो फॉरेन के ट्रेडर्स हैं उनके बीच में कितना ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था कि उन लोग इतने दूर जाके भी अपने सामान को बेचा करते थे। इस वाले रूट से हमें बुद्धिस्ट के मठ और इंडियन ट्रेडर्स के रिमेन्स फाउंड हुए हैं। मतलब हमको कैसे पता चला कि ये ट्रेडिंग हुआ करता था, तो वहाँ से हमको कुछ सबूत मिले हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो भी लोग हैं वो अपने रिलीजन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कितना दूर दूर ट्रैवल किया करते थे और ट्रेड के लिए भी बहुत दूर दूर ट्रैवल किया करते थे। इंडियन ट्रेडर्स यहीं तक नहीं रुके, वो चाइना से इजिप्ट, ग्रीस, रोम ये सब तक भी जाते थे अपने सामान को बेचने के लिए। यूजुअली उन लोग सी रूट का ही इस्तेमाल करते थे। सी रूट का इस्तेमाल करके अलेक्जेंड्रिया तक जाते थे और वहाँ से जो ग्रीक के बिजनेसमैन होते थे उस सामान को लेके दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में उसको बेच दिया करते थे। मतलब यूरोपियन ट्रेडर्स उस सामान को अलेक्जेंड्रिया से लेके दूसरे कंट्रीज़ में बेच दिया करते थे। ये वो वही मैप दिखाया गया है, सिल्क रूट वाला मैप। अब कुछ बच्चे टीचर से पूछे कि ऐसा क्या क्या चीज़ था जो इंडियन ट्रेडर्स सेल किया करते थे दूसरे कंट्रीज़ में, और क्या क्या चीज़ हम लोग वहाँ से लेते थे। तो टीचर बताई कि हमारे कंट्रीज़ में स्पाइसेस, बहुत स्पाइसेस होते थे, जैसे कि पेपर, कार्डमम, सिनेमम। मतलब ये जो इलायची और लौंग ये सब हुआ करते थे ना, वो हमारे इंडिया की खासियत है, यहाँ ही वो उगाई जाती है। तो यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ से आके वो सबको ले जाते थे। और यूरोप में तो ये सब पैदा नहीं होता था, लौंग वोंग की खेती उन लोग किया नहीं करते थे। तो लोग क्या करते थे, इंडियन ट्रेडर्स जो वहाँ जाते थे यूरोप में, तो उनसे ये सब सामान खरीद लेते थे। और हम लोग उनसे क्या खरीदते थे, तो गोल्ड, कोरल, ये सब हम लोग रिटर्न में उनसे खरीदते थे। ठीक है, और यूरोप में देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर सिल्क फैब्रिक, सैंडलवुड, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, आइवरी, पीकॉक, मंकीज़, ये जो सिल्क फैब्रिक ये सब है ना, उन लोग को बहुत, ये सब बहुत डिमांडेड मटेरियल में आता था। यूरोपियंस को ये सब बहुत लुभाता था, तो इंडियन ट्रेडर्स यहाँ से ये सब का बिजनेस वहाँ जाके किया करते थे। अब आपको देखना है कि अभी आज की डेट में क्या क्या हम लोग अब्रॉड में एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया से क्या क्या सामान भेजते हैं या बेचते हैं बाहर की कंट्रीज़ को। ठीक है, फिर राजू क्वेश्चन किया कि क्या दूसरे देश के ट्रेडर्स भी इंडिया में आते थे, तो टीचर बोली हाँ ऑफ कोर्स आते होंगे, यहाँ की जब वहाँ जा सकते हैं बेचने के लिए तो उन लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही जो रोमन ट्रेडर्स रहते थे वो यहाँ आके सेटल हो जाते थे, और ग्रीस, ईरान, सेंट्रल एशिया के भी बहुत लोग यहाँ इंडिया में आके सेटल हुआ करते थे। वैसे ही इंडियन भी दूसरे देश में जाके, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ जाके सेटल हुआ करते थे और अपना ट्रेडिंग किया करते थे। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्टैक्ट्स। अब इससे हमारे देश में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ ये देखेंगे हम लोग। हमने पिछले साइड में देखा कि कैसे फॉरेन ट्रेडर्स यहाँ आए और ट्रेडिंग के लिए आए और स्प्रेडिंग देयर रिलीजन, अपना रिलीजन के बारे में भी उन्होंने बताया, है ना। तो वैसे ही बहुत सारे पीपल ग्रीस और सेंट्रल एशिया के यहाँ इंडिया में सेटल हुए और इंडियंस भी दूसरे देशों में जाके सेटल होने लगे। इससे हमारे देश में इम्पैक्ट, हमारी लाइफस्टाइल जो पहले से थी और थिंकिंग जो हमारी थी उसमें भी बदलाव आया। क्योंकि हम जब नए लोग से मिलते हैं तो उनकी जो भी थॉट्स रहती है उसको सुनते हैं, तो उससे हम लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना। तो वैसे उस टाइम के भी लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए बाहरी दुनिया से। अब क्या क्या चीज़ बदला ये देखेंगे हम लोग। तो कॉइन्स, हमारे समय में क्या होता था, मतलब अशोक और अजातशत्रु जो हमारे देश में रूल करते थे, उन लोग कॉइन्स कैसे बनाते थे, तो पंचिंग मार्क्स ऑन कॉपर एंड सिल्वर पीसेस। कॉपर और सिल्वर पीसेस होते थे, उसमें हम लोग ऐसे थप्पा लगाते हैं ना जैसे आजकल, तो वैसे ही पंच करके कॉइन बनाते थे। पर इंडो ग्रीक के कॉइन कैसे बनते थे, उन लोग साँचे में ढाल के कॉइन बनाते थे। जैसे कॉपर को पिघला दिए, फिर उसको साँचे में डाले, फिर उससे उन लोग कॉइन बनाते थे। और उनके जो किंग है, राजा हैं, और उनका पिक्चर और उनका नाम उनके कॉइन में दर्शाया गया रहता था। तो इंडियन किंग भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने भी
कॉइन को मोल्ड करना चालू किया, मतलब उन्होंने भी कॉइन को सांचे में बनाना चालू कर दिया। ये देखो, ये हिंदू का कॉइन है, ये मतलब हिंदू युवान कॉइन्स यहाँ पे दिखाया गया है, और ये कनिष्क के कॉइन देखो, इन लोग में भी जब सांचे में बनाया तो देखो गोल गोल एकदम बनने लगा, और यहाँ पे राजा या कुछ तो भी चीज़ लिखा हुआ था। तो ऐसे इन्फ्लुएंस्ड हो गए हमारे किंग्स बाहर के ट्रेडर से। स्कल्पचर मतलब मूर्ति। अब हम मूर्तियों में क्या इम्पैक्ट आया वो देखेंगे फॉरेन ट्रेड से, ठीक है। तो उस समय 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होती थी। फर्स्ट है स्कूल ऑफ आर्ट होती थी, फर्स्ट है गांधारा और सेकेंड है मथुरा। ये है गांधार स्टाइल और ये है मथुरा स्टाइल। दोनों में हम क्या डिफरेंस है ये देखने वाले हैं, है ना। तो गांधार कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब अफगानिस्तान वाले एरिया में है, जहाँ ग्रीक और कुषाण रूल करते थे, है ना। तो जब ग्रीक और कुषाण वहाँ रूल करते थे तो उनका इन्फ्लुएंस भी आया होगा इस मूर्ति में। तो ये जो फोल्डेड कपड़े का निशान नहीं देख रहे हो, दीज टू स्टैचूज हैज़ न्यूमरस फोल्ड इन द ड्रेसेस विच इज़ टिपिकल ऑफ द ग्रीक स्टाइल। मतलब इसे देखा जा सकता है कि ये वाले जो स्टैचू में है वो फोल्ड दिखाया गया है, जो कि कहाँ होता है? ग्रीक स्टाइल के स्टैचू में होता है। जबकि जो मथुरा स्टाइल का स्टैचू है, मतलब महावीर स्वामी का स्टैचू है, वहाँ ऐसा कोई भी शेप, ऐसा कोई भी फोल्ड नहीं दिखाया गया है ना। यहाँ पे तो कोई भी फोल्ड नहीं दिखाया गया ये वाले स्टैचू में। तो इससे पता चलता है कि जो मथुरा स्टाइल है वहाँ इम्पोर्टेंस दिया गया हेल्दी फिजिकल शेप को, फोल्ड को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। मतलब मथुरा स्टाइल में ग्रीक जो बाहर से आए थे उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे रिलीजन एंड फिलॉसफी में क्या क्या इम्पैक्ट आया। तो सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, तो रोमन और ग्रीक के साथ इन सब्जेक्ट्स में नॉलेज का एक्सचेंज हुआ। ग्रीक लिटरेचर जो भी उन लोग लिखा करते थे उसको हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेट करते थे, और कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि वीक में 7 दिन होता है, 12 राशि होती है, ये सब हम लोग इंडियन स्कॉलर्स ने अडॉप्ट कर लिया। जबकि जो फॉरेन स्कॉलर्स थे उन लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल और जीरो का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया से सीखा उन्होंने। अब देखो, ग्रीक ट्रैवलर्स जो इंडिया आए थे उन्होंने इंडियन रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में अपने लिटरेचर में लिखा, है ना। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क इंडिया से गए थे चाइना या साउथ ईस्ट एशिया में, तो उन्होंने वहाँ जाके दे लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट, मतलब उन्होंने भी वहाँ की लाइफ को बहुत ही इम्पैक्ट किया, उनके रिलीजन फिलॉसफी को इम्पैक्ट किया। टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, जो कि इंडोनेशिया, जावा, ये सब कंट्रीज़ है ना, वहाँ हमारे हिंदू टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट हुए थे। जैसे कि अनकोर टेम्पल इन कम्बोडिया, ये वाला जो टेम्पल है ये कम्बोडिया में टेम्पल उस टाइम का बना हुआ है। और बुद्धिस्ट टेम्पल इन जावा, जो ये वाला टेम्पल है ये है बुद्धिस्ट टेम्पल, ये जावा का टेम्पल है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी टेम्पल्स बने हैं। ये क्या बताता है कि जब ट्रेड हुआ करता था तो हमारी गुड्स ही नहीं, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स भी दूसरे देश तक पहुंची है, ठीक है। सिमिलरली रामायण वॉज वेरी पॉपुलर इन इंडोनेशिया देश है, वहाँ आज भी रामायण में जो रामलीला हुआ करता है वो इंडोनेशिया में भी होता है। मतलब आज भी वहाँ हमारे रामायण का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इस टाइम में मेडिकल साइंस में भी बहुत एडवांसमेंट हुई, और चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, ये मेडिसिन वाले बुक्स थे ना, तो उस समय ही ये दोनों बुक्स भी लिखा गया था मेडिसिन के ऊपर। और ये जो टाइम था वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड हुआ करता था। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।